कोई भी फौजी उसके मन में जोश भरना हो तो जय हिंद बोलते हैं। जी, जी। हमारे देश की जय करने का जो तरीका था जी। उसी का नाम हिंद की जय है। उनको बताओ या उनसे पूछो कि उन्होंने कौन सा अवैध रुपया मेरे खाते में से निकाल कर ये बताया कि ये अवैध रुपया है। आज तक तो 1 रुपया नहीं बता पाए जी। 48 केसेज अशोक गहलोत ने मेरे खिलाफ अब तक में कर दिए। जी। 27 दिन तक तड़पते रहे अशोक गहलोत, डीजीपी, पुलिस के लोग और भी अनेकों लोग कि भाई अब कुछ भी करके इस गोवर्धन सिंह को कंट्रोल करो, इस कोर्ट ऑफिसर को कंट्रोल करो जो न्याय की बात करता है। मुझे बहुत प्यार मिलता है। कभी आप मेरे साथ चलिए, कहीं पर भी चलिए, राजस्थान, दिल्ली या कहीं अन्य स्टेटों में जाइए, इतना प्यार लोग करते हैं, बिल्कुल इतना प्यार से लोग मिलते हैं। जी। इन मोटी चमड़ी के लोगों को लिख करके, बोल करके, जा करके सब प्रकार से कह रही है कि मेरे बेटे की प्रतिमा लगाने के लिए केवल 5 फीट की जगह कहीं दे दो। नमस्कार, द यूटी पॉडकास्ट शो के अंदर आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर जो हमारे गेस्ट हैं, जब भी किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। अगर वहाँ भी कुछ होता नहीं दिखता है तो वो जिसके पास जाता है उसे अधिवक्ता कहते हैं, हाँ, एडवोकेट। ऐसे ही एक एडवोकेट हैं जो हिंद की जय करते हैं, नागरिकों को मालिक बताते हैं। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट गोवर्धन सिंह। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक है। सबसे पहला सवाल तो ये कि मुझे जितनी जानकारी है, आप मूलतः बीकानेर से हैं, तो बीकानेर से सफ़र, पढ़ाई, पहले तो हम इस पर ही बात करते हैं, फिर आगे और चीज़ों पर बात करेंगे। आप सही कह रहे हैं। मेरा जन्म बीकानेर में हुआ जी। बीकानेर में ही पढ़ाई लिखाई हुई। LLB की पढ़ाई भी मैंने रामपुरिया लॉ कॉलेज से किया जी। और वकालत करने के लिए मैं जयपुर यहाँ हाई कोर्ट में शुरू किया था मैंने। कब से आप वकालत कर रहे हैं जयपुर? मैं 2016 से यहाँ वकालत कर रहा हूँ हाई कोर्ट जयपुर में। ठीक है सर। हिंद की जय, ये आप के कई भाषणों में भी और कई वीडियोस में हम सुनते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोच है इसके पीछे? ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स इसको समझ पाएँ तो आज थोड़ा सा खुलकर आप इस बारे में बताइए। देखिए, हम जब गुलाम थे तो बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराया, इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। कोई भी फौजी उसके मन में जोश भरना हो तो जय हिंद बोलते हैं। हमारे देश की जय करने का जो तरीका था उसी का नाम हिंद की जय है। हमारे देश की जय है, हमारे राष्ट्र की जय है। यही इस अभियान का एक नाम था, एक नारा था जिसको हमने आगे बढ़ाया। हाँ, आपके हर जो भी आप कोई जिम्मा लेते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हिंद की जय करते हैं, तो मैंने कहा बात यहीं से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सर, 2 साल मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। पहला साल है 2010 और दूसरा साल है 2022। अब जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि दोनों सालों में चीज़ें तो और घटनाक्रम बहुत हुए, पर क्या फ़र्क था दोनों सालों के अंदर जब आप देखते हैं? ये दोनों वर्ष जो आपने नाम लिए, वर्ष 2010 और वर्ष 2022 जी, इन दोनों वर्षों में मेरे जीवन में भूचाल आया। अच्छा। मैं एक ठीक ठाक बिजनेसमैन था जी। राजस्थान पंजाब स्टेट में काम था, सैकड़ों कर्मचारी थे। अच्छा। लेकिन मन में हिंद की जय करने का जो मंशा थी जी। उसके चलते हम लोगों ने कई भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज किया। अच्छा। आपको आश्चर्य होगा, एक टाइम ऐसा था जब राजस्थान के सभी जिले मिलाकर जितने एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमे होते थे, जी, कोर्ट्स के माध्यम से, जी, इतने अकेले मुकदमे केवल बीकानेर जिले से आते थे। अच्छा। ये जो आंकड़ा इतना बड़ा था कि ऐसा नहीं है कि बीकानेर में भ्रष्टाचारी ज्यादा थे और बाकी जगह कम थे। जी। भ्रष्टाचारी तो बराबर ही रहे होंगे, लेकिन जागरूक लोगों की संख्या बढ़ी और उन्होंने हिंद की जय करने की सोची। तो बहुत लार्ज स्केल पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ और उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा रोल या मेरे साथियों का रोल रहा। तो वर्ष 2010 में जो मोटी चमड़ी के लोग हैं, उसका भी आप सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है, उनको दर्द होना वाजिब था। ठीक है। और उन्होंने कई सारे फॉल्स केसेज फरवरी 2010 में ही दर्ज किए आपके ऊपर, मेरे खिलाफ। 25 मार्च 2010 को विधानसभा में मामला उठा कि भाई एक बिजनेसमैन को आपने अचानक नकली नोट छापने वाला, लुटेरा, डकैत, चोर और पता नहीं क्या क्या ब्लैकमेलर बना दिया।
क्योंकि मुझे पता था कि सरकार जब किसी व्यक्ति के पीछे पड़ती है और मुख्यमंत्री शामिल हो तो क्या क्या रंग दिखा सकते हैं, तो वो सारे रंग दिखाए। मैं उस दौरान फरार हो गया था और 8 महीने मुझे फरार रहना पड़ा। विधानसभा में मामला उठने के बाद भी फरार रहना पड़ा। अच्छा। और वो जो भ्रष्टाचारी आईपीएस अफसर थे वो सारे रंग दिखा रहे थे जो मोटी चमड़ी के लोग उनको कह रहे थे, और उन्होंने भी खुद की मोटी चमड़ी बढ़ा करके एक देशभक्त व्यक्ति को के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए। और उस 8 महीने की फरारी के बाद हाईकोर्ट ने सभी मुकदमों से एक साथ मुझे फ्री कर दिया और उन पुलिस वालों के खिलाफ कंटेम्प्ट और अन्य मुकदमे चालू कर दिए। लेकिन इन मोटी चमड़ी के लोगों के मन में एक रंज रह गया कि इसको हम 1 सेकंड के लिए भी जेल में या इसको हम लोग तंग परेशान नहीं कर पाए, और उसके पीछे जो है हाई कोर्ट था। ये वर्ष 2010 का आंकड़ा था। लेकिन वर्ष 2010 के बाद मैंने एलएलबी कंप्लीट करके जब मैं वकील बना तो मन में यही था कि हिंद की जय करनी है, लोगों को जागरूक करना है, इस देश में जो गलत काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको एक्सपोज करना है, जनता के सामने सच्चाई लानी है। ये सारे काम 2022 तक मैं कर चुका था। 2010 में जो हुआ उसके बाद सरकार बदल गई, फिर वापस वही सरकार आ गई, वही मुख्यमंत्री आ गया। बिल्कुल। आप आश्चर्य करेंगे 2022 आते आते मैंने तय कर लिया था कि इस बार भागूंगा तो नहीं। अच्छा। लेकिन मुझे यह भी पता था कि यही मुख्यमंत्री है, यही मोटी चमड़ी है जो निश्चित रूप से आज नहीं कल मुझे वो रंग दिखाएगा, और उसने 2022 में दिखाया। वही मुकदमे, वही शिकायतकर्ता, वही स्क्रिप्टेड स्टोरी जो 2010 में थी। अच्छा। बाल भी बांका वो मेरा कर नहीं पाया था हाईकोर्ट के चलते। और 2022 में वो का वो काम उसने किया। बिल्कुल। और जब ये मुकदमे दर्ज किए तो इस बार चूंकि मैं तय कर चुका था कि जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए मुझे इस बार भागना नहीं है, इनका मुकाबला करना है और वो कानूनी तरीके से मुकाबला करना है। इस बार अंतर यह था कि पिछली बार जो हाईकोर्ट ने मुझे न्याय दिया, इस बार इन्होंने एडवोकेट जनरल एमएस सिंघवी और अन्य कई माध्यमों से अशोक गहलोत ने घेरा बना लिया था हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट से मुझे न्याय नहीं मिल पाया। यह जो स्टोरी है, यह जब कोई जज मुझे लगता है कभी देख रहा होगा, मजिस्ट्रेट देख रहा होगा, तो आपके भी कोई परिचित मजिस्ट्रेट जज हो तो आप पूछ लीजिएगा। सबको पता था पहले दिन से कि गोवर्धन सिंह निर्दोष है, लेकिन कोई शक्ति काम कर रही थी जो ऊपर से दबाव दे रही थी कि भी आप ये गलत करते जाइए। उसमें पुलिस भी हिस्सा बनी, उसमें मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं न्यायपालिका भी हिस्सा बनी। कई जजों के खिलाफ तो मैंने कंटेम्प्ट का अभी लगा रखा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं माना। ऐसी बहुत सारी बातें। तो अंतर इस बार यह था, स्क्रिप्टेड स्टोरी, राइटर डायरेक्टर अशोक गहलोत 2010 में भी और 2022 में भी। लेकिन अंतर इस बार था हाईकोर्ट जो है वहां पर इन्होंने इस बार ठीक ठाक शिकंजा अशोक गहलोत ने कस रखा था। और मैं इसके साथ ये भी बात जोड़ देता हूं, अशोक गहलोत ने खुद ने कहा है कि मैंने कई हाईकोर्ट जज बनाए हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया किस किस जज को बनाया है। मेरे मन में तो चिंता है कि वो जो अगर नाम बता देता और मैं मेरे एपिसोड से मैच कर लेता, कहीं वही जज तो नहीं है। बताना चाहिए था, नहीं बता पाए वो। लेकिन ये एक वकील के साथ जो इन्होंने गजब किया इस बार, वो जनता के सामने आया, पूरे देश ने देखा और आप लोगों ने देखा। न्याय के रक्षक को किस तरीके से सिस्टम ने दबाने का प्रयास किया। सरकार ने कई फर्जी मुकदमे लगाए, ब्लैकमेलिंग के, कहा कि आपके जो निजी खाते हैं उनके अंदर करोड़ों पैसे मिले हैं, कई तरीके के और सवाल उठाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? आपके सवाल में ही जवाब है। आपने कहा मेरे बैंक खातों में करोड़ों रुपए बताए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बिल्कुल। और आईपीएस अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो आपके सवाल में जवाब यह है कि कोई भी गुंडा, बदमाश, भूमाफिया, अपराधी, डकैत या ब्लैकमेलर अपने खाते में वो पैसे कैसे रखेगा? खाते में पैसे हैं मतलब अकाउंटेड है। बिल्कुल। और अगर मान लो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों से आप वापस इंटरव्यू लीजिएगा कि हमने गोवर्धन सिंह जी से पूछा था, उनको बताओ या उनसे पूछो कि उन्होंने कौन सा अवैध रुपया मेरे खाते में से निकाल कर ये बताया कि ये अवैध रुपया है। आज तक तो 1 रुपया नहीं बता पाए जी। 48 केसेज अशोक गहलोत ने मेरे खिलाफ अब तक में कर दिए जी। एक भी केस में वो नहीं बता पाया कि मैंने कौन सा अपराध, कौन सा गलत काम किया या मेरे खाते में कौन सा अवैध रुपया। और मैं तो आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं जी, आप भी सवाल करिएगा। बिल्कुल। और कोई व्यक्ति मिल जाए, बीकानेर का मैं रहने वाला हूं, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं, राजस्थान, देश और धरती पर कोई व्यक्ति, बिल्कुल,
एक व्यक्ति अगर अशोक गहलोत या कोई पुलिसकर्मी ढूंढ लाए तो उसको इसी तरह से पॉडकास्ट में बिठाना जी और कहना गोवर्धन सिंह ने चुनौती दी है, तू भाई हमारे सवालों का जवाब दे दे। मैं प्रयास अगर एक भी व्यक्ति नहीं मिले बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कभी मौका मिले तो अशोक गहलोत से सवाल पूछना कि भाई तुमने ये क्या खेल किया और जनता को क्यों मूर्ख बनाया। चीज़ें आपके साथ में पिछले वक्त में हुई हैं। अब जेल के दिन सर कैसा वक्त था कि परेशान परिवार को भी किया जा रहा था, आपके ऑफिस भी बंद कर दिए गए थे, कई तरीके की चुनौतियां थी, अंदर बैठे बैठे क्या विचार आते थे कि झुक जाऊं इस सिस्टम के आगे, मान लूं जो भी चीज़ें ये कह रहे हैं या जो आरोप ये मेरे पर लगा रहे हैं, क्या गोवर्धन सिंह जी की मानसिकता उस टाइम पर क्या दिमाग में चल रहा था? देखिए, मैं न्याय के लिए कोर्ट ऑफिसर के रूप में जी न्यायालय के समक्ष खड़ा हुआ जी, एक गैंगरेप पीड़िता की तरफ से पैरवी की जी, और कोर्ट ने ऑर्डर किया जी, कि अशोक गहलोत जी, डीजी भूपेंद्र यादव, जी, एमएल लाठर, इन सब लोगों ने अपराध किया है, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करो। यह डेट है 31/3/2022। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही वो डेट है जो मेरे जीवन में भूचाल लाती है। अच्छा, आप ये बताइए, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए अशोक गहलोत जो कथित गांधी कहलाता है, आप मुझे बताइए गांधी का अंश भी अशोक गहलोत में होता तो वो ये कहता कि जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने का, इसकी एफआईआर दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन करो और जनता के सामने सच्चाई लाओ। आप मुझे बताइए क्या अशोक गहलोत ने ऐसा किया? नहीं किया। मेरी जानकारी नहीं। सरकार पहली बार ऊपर के कोर्ट में गई और कहा कि इस कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करो। अच्छा, ये पहली बार हुआ होगा। सरकार जाती है, जबकि सरकार को तो पीड़ित की तरफ से खड़ा होना था। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अशोक गहलोत डरा हुआ था, भूपेंद्र यादव और एमएल लाठर डरा हुआ था। ये दोनों तीनों या अन्य जो लोग इन्वॉल्व थे वो डरे हुए थे, अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया, अगर इसमें एफआईआर दर्ज हो गई, हम सबको जेल जाना पड़ेगा। 31/3/2022 की बात है। बिल्कुल, वो तारीख आपको बिल्कुल याद है जिसने आपके जीवन में भूचाल लाया। अब सवाल होता है कि इसके बाद ये 27 दिन तक तड़पते रहे अशोक गहलोत, डीजीपी, पुलिस के लोग और भी अनेकों लोग कि भाई अब कुछ भी करके इस गोवर्धन सिंह को कंट्रोल करो, इस कोर्ट ऑफिसर को कंट्रोल करो जो न्याय की बात करता है, ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ा होता है। तो फिर 27 दिन तक ये तड़पते रह गए, किसी कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे नहीं दिया इनको। अच्छा, तो फिर क्या किया इन्होंने? वो खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो खेल ये किया, 27 अप्रैल को एक झूठे SC/ST के मुकदमे में मुझे हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया। ये चोट मेरे पर नहीं थी, ये चोट थी हाई कोर्ट पर, न्यायपालिका पर, वकीलों पर चोट थी और ये इशारा था कि किसी भी ताकतवर भ्रष्टाचारी अपराधी के खिलाफ पैरवी मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अभी थोड़े दिनों बाद कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, जिस महिला ने मेरे खिलाफ SC/ST का मुकदमा कराया वो एक पुलिस की ऑफिसर थी और उसके जब डॉक्यूमेंट निकले हैं तो पता लगा है वो SC/ST की थी ही नहीं। अच्छा, और उस मुकदमे में मुझे उन्होंने पुलिस कस्टडी में रख लिया, जेल में भी रख लिया। हालांकि मेरी जमानत हो गई एक ही दिन में, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रश्न यह है कि देखिए तंत्र ने कैसा गजब का काम किया। आपका सवाल यह जवाब था कि जेल, देखो जेल तो मुझे लगता है कि उतनी बुरी नहीं है जितना इन्होंने मुझे पुलिस कस्टडी में रखा। 5x5 की कोठरी में मुझे 121 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा। पुलिस कस्टडी का मतलब मुझे लगता है पुलिस थानों में जो आपने देखा है लॉकअप, उस लॉकअप में 121 दिन, और मुझे लगता है अजमल कसाब को भी 80 दिन रखा होगा, मेरे को 121 दिन रखा। क्योंकि अशोक गहलोत सत्ता और मोटी चमड़ी जिन की थी, उनकी नजर में मेरे से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं था। कोई आतंकवादी, उनके अपराध उनके लिए जरूरी नहीं था। उनके लिए जरूरी था गोवर्धन सिंह जैसा व्यक्ति जनता को सच्चाई नहीं बता दे। यह डर था, जनता को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। और मेरी रीच इतनी हो गई थी कि देश में मुझे सुना जाने लगा और जनता को सच्चाई पता चलने लगी। बस इसका परिणाम रहा 121 दिन पुलिस कस्टडी और टोटल जो है जेल मिलाकर के 9 मंथ्स, कंप्लीट 9 मंथ, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। गोवर्धन सिंह जी, ये पॉडकास्ट के लिए जब मैं आपसे मिला था, एक फोटो है और एक वीडियो भी है, जो आपका घर है, मूलतः पैतृक मकान है, वहाँ से आपको आतंकवादियों की तरीके से या बड़ा मुजरिम जो होता है उसके तरीके से बहुत सारे पुलिस वाले पैदल चला के चौक तक लेकर आए थे। उस दिन क्या लगा कि जो लड़ाई लड़ रहा हूँ
क्या मन में क्या ख्याल आ रहे थे, क्योंकि सब बचपन से जो लोग देख रहे थे उनके मन में भी सवाल उठे होंगे। और इंसान बाहर वालों से लड़ सकता है, अपनों से, क्योंकि बीकानेर की संस्कृति ऐसी है कि गली और चौक तक तो अपना ही मकान है, सब अपने ही हैं। तो उस वक्त क्या विचार था? आप कभी बीकानेर के लोगों से मिलिए जी, मेरे कहीं पड़ोस में जाइए, मेरे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड से मिलिए जी, अगर आपको एक व्यक्ति मिल जाए जो ये कह दे कि मैंने गोवर्धन सिंह के मुंह से गाली भी कभी सुनी है, जी, 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 और अगर ये भी सुनने को नहीं मिले तो क्या जनता को पता नहीं है? जब ये लोग चला रहे थे उससे पहले, जब मैं पहली बार गिरफ्तार हुआ था, तो क्या मुझे पता नहीं था, मैं अनपढ़ आदमी हूं क्या, कि चीफ मिनिस्टर और डीजीपी के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर करा रहा हूं मैं? जी, तो क्या मुझे प्रताड़ना नहीं मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। 50 डिग्री टेम्परेचर में जब 100 से ज्यादा पुलिस वाले कई कारों और काफिले के साथ मुझे पैदल चला रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, यह पहले से तय था। क्योंकि मैंने उससे पहले वीडियोस में कहा है जी, अशोक गहलोत को कुछ भी आता है जी, तो वो एक ही काम है, झूठे मुकदमे करना। अच्छा, इस काम से ज्यादा परफेक्ट काम उसको कुछ भी नहीं आता है। जी, जितने मोटी चमड़ी के अफसरों ने उसकी चंपी करी, सेवा करी, उन सबको उसने मेवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रश्न यह है कि क्या मुझे पता नहीं है कि 27 अप्रैल को जब वो मुझे गिरफ्तार कर रहा है तो वो प्रताड़ना नहीं देगा? आपने तो केवल प्रताड़ना वो देखी जो सड़क पर थी। आप कल्पना करिए 121 दिन तक मुझे जो पुलिस लॉकअप में, पुलिस थानों में जो प्रताड़ना दी गई, उसकी तो आप सोचकर अगर मेरे सुनना चाहेंगे तो सिहर जाएंगे, और जो मुझे देख रहे हैं वो भी सिहर जाएंगे। प्रश्न तो यह है कि न्याय की लड़ाई, एक गैंगरेप पीड़िता, एक बेटी की लड़ाई जो मैं लड़ रहा था, वो लड़ाई कहां छूट गई पीछे? इनका पर्पज क्या था? आप मुझे विश्वास करिएगा, मैंने उस समय भी कई वीडियो देख लीजिएगा, जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ दूसरे दिन मैंने बोला है, पुलिस का और जो मोटी चमड़ी के अदर लोग थे उनका केवल इतना सा कहना था कि आप उस गैंगरेप पीड़िता से जो मुकदमा दर्ज करा रहे हो उसको विड्रॉ करा दीजिए। अच्छा, आप वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट डे का, शायद 28 अप्रैल का वो वीडियो है, 28 अप्रैल 2022 का। तो मैंने स्पष्ट कहा था जी, उन्होंने कहा कि अगर आप ये करा देते हो तो आपके सारे मुकदमे विड्रॉ, आज ही आप फ्री हैं जी। मैंने कहा भाई, मुझे जो लोग देख रहे हैं उनमें से कई पुलिस वाले जिन्होंने उस कस्टडी के दौरान मुझे देखा था वो बता देंगे। मैंने कहा कि भाई आप लोग कस्टडी में मुझे मार ही देना, नहीं तो अशोक गहलोत और कई सारे लोग पछताएंगे कि इसको कस्टडी में नहीं मारा इसलिए आज दुख दे रहा है। और अगर मैं उन मोटी चमड़ी के लोगों की बात मान लेता जी, तो वो अन्याय किसके साथ होता? उस बेटी के साथ जिसके साथ गैंगरेप हुआ। बिल्कुल। और न्याय किसके साथ होता, या गलत जिसको फायदा मिलता किसको मिलता? 29 लोग जिनको सीआईडी सीबी ने बार बार गैंगरेप, अपन डकैती मुलजिम माना था। जी, जी, जी। वो क्षण आप कल्पना करिए कि जिस दिन अगर मैं उस बेटी को कहता, किस मुंह से कहता मैं कि मेरे को ये अशोक गहलोत और मोटी चमड़ी के कई सारे लोग टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए तुम इस बात से मुकर जाओ कि तुम्हारे साथ गैंगरेप भी नहीं हुआ था, तुम्हारा कोई अपहरण भी नहीं हुआ था, डकैती भी नहीं हुआ, किस मुंह से मैं कहता इस बात को? बिल्कुल। तो वो जो चीजें चल रही थी, मुझे लगता है उसी का ये परिणाम था आपके सामने। लेकिन मुझे इस बात का मलाल नहीं है, मैंने उस 121 दिन की पुलिस कस्टडी को भी झेला, कुल 9 महीने भी झेले जी। और मैंने कभी भी इस बात का, जो लोग मुझे उस दौरान जेल में या पुलिस कस्टडी मिले जी, किसी से भी पूछिएगा जी कि मेरे को मलाल था क्या, यार देखो मैंने कोई न्याय की लड़ाई लड़ी, मलाल नहीं था। और रही बात जेल की, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे माता पिता के माध्यम से मेरा नाम गोवर्धन यानी कृष्ण के जो दूसरा नाम है वो इसीलिए रखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को भी मां के पेट में 9 मंथ्स पूरे रहने पड़े, और शायद भगवान कृष्ण या भगवान ने किसी को माध्यम बनाकर मेरा नाम गोवर्धन रखा, और मैं भी पूरे के पूरे 9 महीने उस कृष्ण जन्मभूमि में रहकर आया। और मुझे लगता है इस बात का मलाल नहीं, ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है, और ईश्वर ही सारे रास्ते निकालता है, और ईश्वर ही आगे रास्ते निकालेगा। एक सवाल और, ये आजकल भी, क्योंकि आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों से लड़ी, मोटी चमड़ी के लोगों से लड़ी, आज भी कोई उनके शागिर्द बोल लीजिए या जो उनको खुश करना चाहते हैं, कभी थ्रेट्स आते हैं, कभी लगता है कि कोई गाड़ी के पीछा कर रहा है, कभी लगता है कोई कॉल रिकॉर्ड करवा रहा है, कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं या लगती हैं कि हो रहा है? देखो, ये हो सकता है ऐसा होता हो जी, लेकिन मुझे ये हमेशा लगता है कि ईश्वर ने जी, अगर मेरे अंदर सांसें डाली है जी, तो दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जी।
और ईश्वर ने तय कर लिया तो चाहे कितनी भी सिक्योरिटी मुझे कोई दे दे, वो मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो जो कुछ भी कर रहा हूं वो मैं, ईश्वर मुझे माध्यम बना रहा है करने में, तो मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। और जो लोग जानते हैं उनको पता है कि अब ये इसका क्या रास्ता हो सकता है। मुझे लगता है उनके पास सारे हथकंडे तो उन्होंने अपना लिए। अब ये जो बच्चा हुआ आप जो बात कर रहे हो, अगर ईश्वर तय करेगा तो मुझे लगता है उसको भी फेस कर लेंगे। लेकिन अब दृश्य बदल चुका है। अब ये क्या है कि अब कई सारे गोवर्धन सिंह इनको हर एक तहसील, गांव, जिले में झेलने पड़ रहे हैं। अच्छा। तो एक गोवर्धन सिंह का आप दमन कर सकते हो, सबका कैसे करेंगे? लाइटर नोट पर सवाल है, थोड़ा सा लाइट मूड करते हैं। आपकी सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ रहा था, उस कमेंट में एक बहुत बढ़िया चीज़ निकल कर आई। आपको जातिवादी बताते हैं लोग कि गोवर्धन सिंह तो जातिवादी है। इसके बारे में क्या कहना है आपको? आपके सोशल मीडिया से निकाल के लाए हो तो आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये बहुत आसान सा आरोप है कि आप किसी को जातिवादी बोल दो जी, लेकिन मुझे बताइए कि अगर मैं ही जातिवादी हूं तो फिर तो कोई जातिवाद से मुक्त कोई है ही नहीं। मुझे जब भी मैं किसी भ्रष्टाचारी को उजागर करता हूं, जैसे अशोक गहलोत को उजागर किया मान लो, तो अशोक गहलोत आज की डेट में पूरे देश के सामने नंगा हो चुका है, मतलब उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। तो अशोक गहलोत की जाति के लोग कहते हैं कि यह हमारी जाति के खिलाफ है। आप किसी और जाति के व्यक्ति जिसका अपराध, जिसका भ्रष्टाचार उजागर करो, उसकी सच्चाई जनता के सामने लाओ, तो वो जाति के लोग कहते हैं कि ये खिलाफ है। और आप आश्चर्य करेंगे, जब मैं मेरी जाति के लोगों को बोलता हूं तो कहता है हमारी जाति का भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान आरोप है, किसी पर भी चिपका दो। प्रश्न यह है कि सच बात है जातिवाद क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा मुझे देखने वाले लोगों को बताता हूं आपको। आप जिस भी जाति के हैं, आपकी जाति के केवल 5% लोग जो है ताकतवर है, 95% लोग जो है आज भी गरीब है, परेशान है, अपराध से भी, भ्रष्टाचार से बने वाले। और वो जो 5% लोग है ना, मैं तो उससे भी कम है, 5 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 95% से बुलवाते हैं जय जयकार करो, हमारी जाति की जय जयकार करो, हमारी जाति के नेताओं की, अफसरों की जय जयकार करो। और 95% जय जयकार करते हैं और वो 5% उस जातिवाद के नाम का आनंद लेते हैं। और 95% को जब काम पड़ जाता है तो यही नेता, उसी जाति के नेता कभी काम नहीं आता। लेकिन 5% में से किसी की समस्या हुई तो उन 95% को आगे लाकर उनसे जय जयकार करवाते हैं। असली जातिवाद यह है, 5% और 95% का अंतर है, अमीर और गरीब का अंतर है, ताकत और बिना ताकत का अंतर है, शासक और गुलाम का अंतर है। तो वास्तव में जातिवाद का ये जो आरोप है, आप किसी पर भी चिपका दीजिए, बड़ा आसान सा आरोप है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ आपसे ही केंद्रित है, किसी और पर केंद्रित नहीं है। जब कभी अकेले बैठते हैं या ध्यान करते होंगे तो कितना मुश्किल लगता है गोवर्धन सिंह होना? मुझे तो ऐसा कभी गौर ही नहीं किया मैंने कि गोवर्धन सिंह होने के लिए कोई ध्यान करना पड़ता है या ध्यान करूं जिसमें मुझे गोवर्धन सिंह ध्यान में आए। मुझे बहुत प्यार मिलता है। कभी आप मेरे साथ चलिए, कहीं पर भी चलिए, राजस्थान, दिल्ली या कई अन्य स्टेटों में जाइए, इतना प्यार लोग करते हैं, बिल्कुल इतना प्यार से लोग मिलते हैं जी। और जब वो गले मिलते हैं, मेरे से हाथ मिलाते हैं, जो उनसे एनर्जी में ट्रांसफर मेरे अंदर होती है, बिल्कुल। वो सारी चीजें मुझे हमेशा एनर्जी देती है और मैं हिंद की जय की ओर बढ़ पाता हूं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई मैंने गौर नहीं किया कि कोई बड़ा काम करना पड़ता है। मुझे लगता है आप में भी गोवर्धन सिंह है और जो कैमरे लेकर चला रहे हैं उनमें भी गोवर्धन सिंह है। अब एक और चीज, इस सरकार में भी कई मोटी चमड़ी के लोग हैं, आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो वाकया क्या है? और सर्द रात थी जब लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए और उसकी बात को किसी ने नहीं उठाया, आपने उठाया। और क्या है वो वाकया? वो कौन मोटी चमड़ी के लोग हैं जो इस राज्य में भी मान नहीं रहे हैं? देखिए, मोटी चमड़ी एक सिंबल है। वो मोटी चमड़ी कोई सरकार में नहीं होता है, वो हर सरकार में होते हैं जी। आप मोटी चमड़ी के अफसर देख सकते हैं जी। आप जो अन्याय कर रहा है ऐसा जज भी मोटी चमड़ी का हो सकता है, मोटी चमड़ी का नेता भी हो सकता है, या जिनको जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, वो सब मोटी चमड़ी के लोग हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। और जिसकी आप शायद बात कर रहे हैं, शायद वो बीकानेर जिले के लोनकरणसर के राजेरा गांव की बात कर रहे हैं जी। जहां पर कड़कड़ाती ठंड में बिल्कुल पट्टेशुदा मकानों को टारगेट करते हुए तोड़ दिया, उन गरीबों को बेघर कर दिया। ठीक है। और बेघर भी इस स्टाइल में किया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिनका 35 साल से पट्टा था जी, उनको नोटिस देना भी ठीक नहीं समझा, जिनको नोटिस मिला 3 दिन का देकर 2 दिन में तोड़ दिया था।
अच्छा। तो प्रश्न यह है कि ये जो नेता जी यह गौर करते हैं कि मुझे वोट किसने नहीं दिया। आप बिल्कुल। मुझे बताइए, जिस नेता ने वहां तोड़वाया, जी क्या उस पूरी विधानसभा को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है? और अगर नहीं किया गया है जी तो स्पेशली टारगेट करके किसी एक गांव के लोगों के मकान तोड़ देना, उनके जी जो हकों को, अधिकारों को मसल देना, जी जी और वो भी तब जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है स्टे, तोड़ने पर स्टे, अच्छा। निर्माण पर स्टे, जी सब प्रकार से आप किसी भी कानून व्यक्ति को दिखा लीजिए ऑर्डर, जी जी इसके बावजूद मोटी चमड़ी के लोग मान ही नहीं रहे। वो मोटी चमड़ी के अफसर, नेता कोई भी हो सकते हैं। जी जी तो जी प्रश्न यह है कि आपका जो शुरू हुआ था, जी जहां अन्याय होगा वहां मैं चुप नहीं रह पाता हूं, तो वो मोटी चमड़ी वाला इस सरकार में, मोटी चमड़ी वाला उस सरकार में, इससे मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी। किसी को इस बात से नाराजगी हो सकती है, लेकिन उन गरीबों के लिए कौन बोलेगा? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहिए था मीडिया को। बिल्कुल सच बात है कि मीडिया तो खुद उन शासक वर्ग का हिस्सा बन गया, जी जैसे उद्योगपति, जी जैसे कोई आईएएस आईपीएस, जी जी नेता, जी जी जज जी और जी मीडिया, ये सब लोग मिलकर के शासक वर्ग हो गए, आप पर हम पर शासन करते हैं, जी जी और हम इनसे शासन करवाते हैं, जबकि कानून में हम मालिक थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल यही है कि अगर जनता मालिक है, जैसा आप कहते हैं कि जनता मालिक है, ये जो प्रशासन शासन है ये नौकर है, ऐसा क्या बदलाव लाया जाए सिस्टम में? आपने बहुत चीज़ें झेली हैं, बहुत चीज़ें देखी हैं और आप देख भी रहे हैं, तो क्या बदलाव लाया जाए कि ये सिस्टम में असल में जनता मालिक हो जाए, सिर्फ कहने के लिए नहीं रहे? देखिए साहब, मैं नहीं कहता हूं जनता मालिक है, ये कानून में, संविधान में लिख दिया गया है। जी लोकतंत्र, जी जनता का जी तंत्र, जी जनता का शासन, जनता जी मालिक है। जी जी और लोक सेवक की जो बात कर रहा हूं वो कानून में लिखी हुई है। आप जी लोक सेवक की परिभाषा गूगल पर देखिए, जी तो ये सारे लोग जो है ना, अफसर है, चाहे आईएएस है, आईपीएस है, चाहे वो अपने आप को साहब कहलवाते होंगे, बिल्कुल। लेकिन है लोक सेवक। लोक सेवक के दो टुकड़े करो, लोक और सेवक। जी पब्लिक सर्वेंट, बिल्कुल पब्लिक कौन? आप और हम। जी सर्वेंट कौन? ये तो जी कानून में लिखा हुआ है। जी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी पब्लिक सर्वेंट है, बिल्कुल 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 जी और किसी जिले का कलेक्टर भी पब्लिक सर्वेंट जी है, जी किसी दफ्तर का चपरासी भी पब्लिक सर्वेंट है। जी जी अब इसका निदान कैसे हो? तो सबसे पहले ये पता लगे जनता को, आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि जी। आप मालिक को पहले आप तो मानना शुरू करो। जब आप जी। मानना शुरू करेंगे जी। तो ये अपने आप को लोक सेवक मानना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल, जिस बिल्कुल। दिन आपने मान लिया कि जी। आप कानून में, संविधान में बिल्कुल। और रियल में आप मालिक हैं और ये लोग लोक सेवक है, उस दिन बदलाव आएगा। तो यह जो काम है धीरे 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 स्पीड से, क्योंकि आप जैसे लोग जब पॉडकास्ट करने लगे, सोशल मीडिया चला, तो लोगों को पता चलने लगा मीडिया यानी जो अखबार जो छाप रहे थे, टीवी चैनल चला रहे थे, ये सरकारी विज्ञापनों के दम पर चल रहे थे। आजकल पॉडकास्ट कितने चल रहे हैं आप देखिए। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप सच्चाई दिखा पाते हो। ये सच्चाई वो इसलिए नहीं दिखा सकते, जिस दिन मीडिया ने सच्चाई दिखाई उस दिन से उनके विज्ञापन बंद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक मुहिम चला रहे हैं जिसको लेके मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपकी। वो मुहिम है, एक मूर्ति आप लगा रहे हैं अमर शहीद जो हुए। आप ही खुद बताइए कि क्या है पूरी मुहिम, और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये अपील के तौर पे मानिए कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, जिसने हमारे लिए शहादत दी हो, ऐसे अमर शहीद को हम कैसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं? एक बार आप उस पर। हमारे भारत में किसी फौजी ने अपनी शहादत दी हो शांति काल के दौरान, तो सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है, उसका नाम है कीर्ति चक्र। जी। बीकानेर के एक मेजर जेम्स थॉमस ने अपने प्राणों की आहुति आज से पूरे 19 साल पहले दी। राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र से नवाजा। जी। 19 साल से उनकी माता, जिनकी अब उम्र 88 वर्ष हो चुकी है, इन मोटी चमड़ी के लोगों को लिख करके, बोल करके, जा करके सब प्रकार से कह रही है कि मेरे बेटे की प्रतिमा लगाने के लिए केवल 5 फीट की जगह कहीं दे दो, ताकि युवाओं को प्रेरणा मिल सके, आते जाते उस शहीद को सैल्यूट कर सके, और मेरा दूध का जो कर्ज है उसने जो पूरा किया वह भी लोगों तक पहुंचे। 19 साल से वो 88 साल की मां, कीर्ति चक्र जिसके बेटे को मिला, उन मोटी चमड़ी के लोगों से 5 फीट की जगह नहीं ले पाई। और जहां वो जगह चाहिए सार्वजनिक, बीकानेर की जहां मैं बात कर रहा हूं, पब्लिक पार्क उसको बोलते हैं, उसी पब्लिक पार्क में नेताओं की मूर्ति के लिए कभी परमिशन नहीं ली गई।
अच्छा। और जो मोटी चमड़ी के नेता और अफसर उस अवैध मूर्तियों के लगते समय वहां पर नमस्कार की मुद्रा में खड़े, सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। शहीद के मामले में उनको परमिशन लेनी पड़ रही है। इसलिए हमने तय किया 23 मार्च 2025 शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जिस दिन बलिदान हुआ, उस दिन हम सब लोग, पूरे देश भर के लोग, सभी शहीद परिवार बीकानेर के पब्लिक पार्क में लाखों की संख्या में जाएंगे और उस शहीद मेजर जेम्स थॉमस की प्रतिमा हम लगाएंगे। जिसको अनुमति देनी है दीजिए, अनुमति नहीं देनी है मत दीजिए। जनता की ताकत से उस शहीद की मूर्ति लगेगी वहां पर। ऐसा मेरा आपके माध्यम से अपील है। कोई नहीं बचाना शहीद की मूर्ति लगाने में। हम सब लोग सारे काम छोड़कर 23 मार्च 2025 को पब्लिक पार्क बीकानेर में उस कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद की मूर्ति वहां लगाएंगे। तो आज का दिन, जो एक युवा अधिवक्ता हैं, जो देशभक्ति से लबरेज हैं, उनके साथ में हमने, मेरा बड़ा मन था जब मैंने पॉडकास्ट के लिए लिस्ट बनाई थी, तो मैंने सर के पास में आया था। सर ने बड़ा बिजी वक्त में से हमें वक्त निकाल के दिया। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो चीज़ें आज बताई हैं और जो शहीद वाली जो बात है, उसको मैं मेरे चैनल पर अलग से भी बार बार चलाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कहीं छोटा सा हमारा भी अंशदान हो जाए इतने बड़े उसमें। और 23 मार्च को हम भी आपको वहीं मिलेंगे, आपके साथ में खड़े हुए। आने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।